हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि हम लोग पहले दो वीडियोस में बात कर रखी थी हमने यूनिट और डायमेंशन चैप्टर पे। अब हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम कर रखी है, बट अभी दो चार प्रॉब्लम और कर लेते हैं इस टॉपिक पर, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे यूनिट 1 का। तो अब एक दो क्वेश्चन हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ये काफ़ी पहले आपने सुना होगा, हाई स्कूल से ये सुन रहे हैं, बट उसका डायमेंशन बताना है। वैसे तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही सिंपल है, सब लोग कर जाते हैं। बस ये है कि कितने आप फास्ट कर पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा रहता है गिवन टाइम के हिसाब से, इसलिए आपको आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आपको इस वजह से मतलब पता होना चाहिए कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। अगर हम आपसे पूछे लेटेंट हीट जो है गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको पता है द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय Q इंटू ml, जहाँ पे आपका क्या L क्या होता है, लेटेंट हीट या तो गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ से हम देखें कि हमारे पास जो लेटेंट हीट का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, Q बाय m। और Q क्या है, एनर्जी है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जो एनर्जी, वर्क डन, इन सब का क्या कहते हैं, डायमेंशन एक ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि Q है, Q आपका हीट है, सप्लाइड हीट है। तो अब ये जो हीट है उसका डायमेंशन वही होगा जो वर्क डन का होगा। और वर्क डन का डायमेंशन या यूनिट आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे सिंपल से एक यूनिट हम याद रखते हैं फोर्स की, उसके बाद उसी के बेस पे हम सारी डायमेंशन आसानी से लिखते जाते हैं। अब हमने बताया आपको जो हीट है वो वर्क डन के इक्वल है। तो आपका वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का डायमेंशन पता है, ये मल्टी -2 है। और यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ डी जो कि एल होगा। तो चलिए लिखते हैं, ये क्या है, एम है। एम को कैसे लिखेंगे हम, एम कैपिटल एम। तो ऊपर लिखते हैं, ये आपका हो गया MLT-2। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है लेक्चर PGT एग्ज़ाम में, ये MLT-2 और ये एल। ठीक है, ये वर्क डन होगा। और वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसके बाद कैपिटल एम। अब यहाँ पे हम लोग देख ले, ये एल आपका L2 हो जाएगा, एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ML2T-2। एक्चुअली ये जो जीरोस है आप लिखे या ना लिखे, आप इसे सीधा L2T-2 भी लिख सकते हैं। बट समटाइम्स ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, उन्होंने M0 लिखा रहेगा और L2T-2। तो इसमें से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एज ए इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक इसी तरीके से आया हुआ था, आपको डायमेंशन बताना था हमें यंग मॉडुलस का। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस? प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा पूछा था। और आपको पता है कि यंग मॉडुलस कैसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसका कि अक्सर डायमेंशन पूछा जाता है और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रेन आपको पता है, ये जस्ट रेशियो है किसका, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। मीन्स आपका जो डेल्टा लेंथ एल अगर चेंज हुआ और ये ओरिजिनल लेंथ है, तो ये ही आपका क्या होता है, स्ट्रेन। और जबकि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका स्ट्रेस हो गया। अब ये इसकी डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, जो आएगा आपका वही आपका डायमेंशन हो जाएगा यंग मॉडुलस का डायमेंशन। तो यहाँ पे हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस की, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस की हम देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, MLT-2 और डिवाइडेड बाय L2। एरिया है तो ये ऊपर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो कि हो जाएगा ML-1T-2। इस तरीके से हमारे पास जो आ गया डायमेंशन। और यहाँ पे ये एक्चुअली कुछ भी चेंज होगा वो L ही होगा, मेजर किस में किया जाएगा, L में। और ये आपका नीचे क्या है, L है, तो ये L से कैंसिल आउट। तो इस तरीके से आपको जो डायमेंशन होगा यंग मॉडुलस का वो हो जाएगा ML-1T-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यंग मॉडुलस का डायमेंशन बता सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए है, और उसके बाद जस्ट आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, तो जिससे आप जल्दी ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आप लोगों ने पढ़ा है AC सर्किट में अपने 12th की क्लास में।
तो अब एक्चुअली इसका जो नाम है वो बदल बदल करके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि आपका LR सर्किट हो या LCR सर्किट हो और RC सर्किट हो, कुछ भी सर्किट हो, जहाँ भी इम्पीडेंस का डायमेंशन होगा वो एक ही होगा। या तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का नाम सुना होगा, वहाँ पे ये है आपका E/H, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी मैग्नेटिक फील्ड। चाहे जहाँ भी हो एक्सप्रेशन, बट डायमेंशन उसका वही होगा। तो यहाँ पे इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं, या हम सिंपल सा अगर इम्पीडेंस की बात करें तो जेड, इसको जेड से कन्वेंशनली डिनोट करते हैं। ये आपका सिंपल सा हुआ V/I। और आपको हमने पहले ही लेक्चर में बता रखा था कि हम जो करंट है हमारे एम्पियर का डायमेंशन क्या लिखते हैं, करंट का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, कैपिटल। एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक उन्होंने पर्टिकुलर मतलब नोटेशन चूज़ किया होगा। एक्चुअली ये कन्वेंशनली एडॉप्ट किया गया है। समटाइम्स आपका जैसे कि आई है या फिर हम टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए मान लीजिए हमने के लिखा है, कैपिटल के लिखा है, लेकिन उन्हें अगर बता दिया कि नहीं आपको टेम्परेचर के लिए थीटा लेना है, तो आप वही चीज़ थीटा के लिए साथ करके आगे कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो अब हम बात कर रहे थे इम्पीडेंस के डायमेंशन की। तो अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि इम्पीडेंस क्या है, वोल्ट/I। और वोल्ट क्या होता है आपका, ये हम जस्ट इसलिए ऐसा कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जिससे कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, जस्ट जिससे आप आसानी से दे पाएँ। तो हम आपको पता है V क्या होता है, W/Q। W ये वर्क डन है और ये क्या है, Q है, और ये I। और I क्या होता है आपको पता है, I = Q/T। तो हम यहाँ से Q को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, I × T। एक्चुअली ये जस्ट समझाने के लिए दिया जा रहा है, आपको लिखना जो है सिंपल सा वो डायमेंशन लिख करके आगे चले बढ़ जाना है। बट ये देखिए किस तरीके से हम डायमेंशन यहाँ पे इसका लिख रहे हैं। तो ये W/Q हुआ। और Q क्या होता है आपका, अभी आपने यहाँ से दिखा कि Q = IT हो जाएगा, I का डायमेंशन हो गया A। अब चलिए हम डायमेंशन लिख लेंगे भी, लेकिन हम यहाँ पे एक स्टेप ये लिख दे। अब यहाँ पे I ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे I ही रखें इसको, और ये T ये आपका Q के जगह पे, और ये हो गया I। तो अब W का डायमेंशन अभी आपने पीछे लिखा था क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, mL/T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है आपका L डिवाइडेड बाय I एम्पियर 2 हो गया, T आपका है, तो ये कितना हो जाएगा, T I का कितना लिखा आपने, A लिखा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप इसे कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा mL/T-2, एक T ऊपर जाएगा तो कितना कर देगा इसे, T-3, और ये A-1। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो ऑर्डर की बात है ये ऐसे ही लिखा जाता है, जैसा कि हम M/L/T/A ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं अक्सर। अगर आप कहें कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, T-3L2M A-, वो भी सही है, बट ये लिखने का तरीका है कि हम M/L/T को इस तरीके से इस ऑर्डर में लिखते हैं, इस सीक्वेंस में लिखते हैं। तो ये आपका जो डायमेंशन हुआ वो इम्पीडेंस का हुआ। अब ये इम्पीडेंस चाहे LR सर्किट में हो, चाहे LCR सर्किट में हो, चाहे RC सर्किट में हो, चाहे ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो, हर इम्पीडेंस के केस में आपका डायमेंशन यही रहेगा, उनके पूछने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम लोग थोड़ा सा इस यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करते हैं, जो कि अब वैसे भी क्वेश्चंस होते रहेंगे इसमें, और आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो भी आपसे नहीं हो पाता तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग बात करेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की मैकेनिक्स में। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्वांटिटी, ये अब आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं डिफिनीसन के बारे में। तो डिफिनीसन में हम जो लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जस्ट एक 1 लाइन डिफिनीसन आपको पता है। हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्केलर के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाप की आवश्यकता होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो हो गई 10th लेवल की डिफिनीशन। बट आपका जो आपने 12th में पढ़ा, 12th में आपने क्या पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वे वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करती है।
तो यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब हम हाई स्कूल में जस्ट ये याद कर लेते थे कि हम याद कर ले जैसे आपकी जो करंट है, विद्युत धारा है, वो आपकी अदिश राशि है। लेकिन अब वो क्यों है, चूँकि विद्युत धारा की तो भाई डायरेक्शन भी होती है, चूँकि वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। इसके बावजूद भी जो आपका विद्युत धारा है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी जो वो जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं फॉलो करती। तो क्या है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, वैसे इसके पहले हम आपको वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है क्या ये पहले बता दें। तो ये जस्ट सिंपल सा ये है कि अगर हमारे दो वेक्टर्स P और Q सर्टेन एंगल थीटा पे वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आना है, जो कैपिटल R है, वो दिया जाएगा बाय द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में। अगर हम इसके लिख लें मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, तो ये चीज़ फुलफिल होना चाहिए अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यही चीज़ नहीं फुलफिल कर रहा था आपका इलेक्ट्रिक करंट, इस वजह से उसे स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि आप ये देखिए कि आपने सप्लाई किए 9 एम्पियर करंट, और उसके बाद आपका जो है एक कंपोनेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक कंपोनेंट, वैसे समझने के लिए हमें ऐसे नहीं इस तरीके से बनाया जिससे कि आप समझ पाएँ आसानी से क्यों नहीं कर रहा था। तो जैसे कि ये आपका हो गया, ये मान लीजिए इस तरीके से, जस्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये 9 एम्पियर करंट आ रही थी, इसमें मान लीजिए 4 एम्पियर पास हो रही है और इसमें से 5 एम्पियर पास हो रही है। तो अब इस हिसाब से जो है कि आपका अगर ये हम इसे परफेक्ट कंडक्टर कंसीडर करें, तब जाकर के भाई 4 एम्पियर इसमें जा रही है, 5 एम्पियर इसमें जा रही है, तो ये टोटल कितना हुआ, 9 एम्पियर हुआ। इट्स ओके। बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हम इसे कहते, तब इसका जो रिजल्टेंट है वो समथिंग कितना आना चाहिए था, मतलब इसका जो टोटल करंट जो दी जा रही है वो कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 4 का स्क्वायर जो कि हो गया 16, और ये 5 का स्क्वायर जो कि हो गया 25, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है जो कि 0 हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 6 हो गया 31, और ये 6 31, ये हो गया 41। तो इस तरीके से आपका ये 9 एम्पियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। सो आपका ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से इसे, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की बात की अब हम लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि ऑलरेडी की वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन हुआ है। अगर ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर वी है, तो इनका जो प्रोडक्ट है मींस क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। तो ये किस तरीके से डिफाइन है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप क्या है आपका, एन कैप जो है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना है। समटाइम्स पूछ लेगा आपको यूनिट, अगर इसका मॉड दिया रहेगा तो इनका अगर मॉड ले तो क्या हो जाएगा, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका ये सिंपल सा हम ए बी लिख ले, साइन थीटा लिख लिए, तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, ए बी साइन थीटा की। इट मीन्स हम यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया यूनिट कैप। अच्छा, तो अगर हमने मॉड दोनों साइड लिया हुआ है तो ये जो मॉड एन कैप है वो कितना 1। आपको पता है एक्चुअली यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन ही यही होती है कि जिसका मॉड अगर 1 आता है तो वो आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो इस तरीके से हमें एन कैप की वैल्यूज़ कितनी मिल गई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला जो कि काफ़ी बार पूछा जाएगा इसमें बेस्ड प्रॉब्लम। और इसी तरीके से ए डॉट बी भी डिफाइन है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है, जो कि आपका स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ से जो क्वांटिटी आनी है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, एन कैप वहाँ पे नहीं रहता। और इसी स्केलर प्रोडक्ट पे एक बार क्वेश्चन आया था
इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यदि जो है दो वेक्टर्स के सम का परिमाप और उनके डिफरेंस का परिमाप सेम है तो उनके बीच क्या एंगल होगा, ये हमें बताना था। और ये प्रॉब्लम आपने हाई स्कूल में भी की है। तो क्या हुआ था, क्या दिया हुआ था रिलेशन, इफ़ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमें एंगल बताना था। ये आपका पीजीटी 11 में ही आया हुआ है एक्चुअली इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप इसमें इसको करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में आपको इस तरीके से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर किया, आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये आपका इस तरह से कैंसिल आउट और ये जाके मिल गया आपको, क्या हो गया, 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0। और आपको पता है कि ये क्या है, आपका स्केलर प्रोडक्ट है जो कि क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ये 4 हम उस साइड ले जाएं तो ये आपको जस्ट मिला क्या, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये ए बी कॉस थीटा हुआ विच इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये जो ए बी है वो आपका नॉन जीरो है ना, तो अगर ये नॉन जीरो है तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं होता। तो आपका जो ए बी को दो क्वांटिटी है ये नॉन जीरो है, इस वजह से cos थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0 इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो वन ऑफ द पॉसिबल केसेस हो गया 90 डिग्री। और इस तरीके से ढेर सारे और भी केसेस हो गए जिसपे कि आपका थीटा के जिस वैल्यूज़ के लिए 0 होगा cos थीटा वही आपका ये आंसर होगा। तो आपका जो पॉसिबल आंसर है वो 90 डिग्रीज़ है। अब इसी में जो है आपका 360 डिग्री भी हो जाएगा, वो उस पर भी आपका cos थीटा 90 cos थीटा 0 होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रॉब्लम को कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट, उसके कर्ल, डाइवर्जेंस, ये जो प्रोडक्ट्स हमने डिफाइन है वो अभी यहाँ पे हम लोग 2D में बात करें, जब हम 3D में करेंगे इसमें भी हम लोग 3D में भी करेंगे, जिसमें कि मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद कर्ल, डाइवर्जेंस आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।